हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्या हुआ, इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ और ये मूवी कैसे मार्वल के आने वाले सारे मूवीज़ के साथ कनेक्ट करेगी एक्सेट्रा, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना इंतज़ार किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस मूवी का स्टार्टिंग ही होता है एमसीयू के एकदम नए कैरेक्टर अमेरिका चैवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज के डिफेंडर स्ट्रेंज वेरिएंट के साथ। अब जो कि मल्टीवर्स का एक टाइप ऑफ कनेक्टिंग पॉइंट होता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्ट्रेंज, वो दोनों वहां पर जाते हैं। मैंने पहले ही ये बात हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के ट्रेलर बैकग्राउंड वीडियो में ही बता दिया था। तो वो दोनों वहां पर बुक ऑफ विशांति को ढूंढने और हासिल करने के लिए जाते हैं। अब वो लोग वहाँ पर क्यों जाते हैं मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताता हूँ। अब इस सीन में वो लोग वहाँ पे एक डीमन से भाग रहे होते हैं जिसको हमने ट्रेलर में भी देखा था। फिर कुछ लड़ाई करने के बाद वो डीमन डॉक्टर स्ट्रेंज को घायल कर देता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकने के लिए अमेरिका चैवेज के पावर को खींच के यूज करने लगता है उस डीमन के खिलाफ, डीमन को रोकने के लिए। पर अमेरिका चैवेज का पावर अगर उससे पूरा ले लिया जाए या फिर खींच लिया जाए तो वो मर भी सकती है। इससे पहले कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रीचर को रोक पाए, वो क्रीचर डॉक्टर स्ट्रेंज को मार ही देता है और फिर वो क्रीचर अमेरिका चैवेज को भी पकड़ लेता है। मगर अमेरिका चैवेज किसी तरह से मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन करके वहां से भाग जाता है और एकदम से ही हम डॉक्टर स्ट्रेंज को नींद से उठने का सीन देखते हैं, जहाँ पर ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई नाइटमेयर देख लिया हो और उनका नींद टूट गया हो। नेक्स्ट सीन में ही हम क्रिस्टीन पार्मर की वेडिंग सेरेमनी देखते हैं जिसको स्ट्रेंज अटेंड करने जाता है। इस सीन का थोड़ा सा पार्ट हम लोगों ने ट्रेलर में भी देखा था। उसी पार्ट में क्रिस्टीन स्ट्रेंज से एक सवाल करती है, आर यू हैप्पी? ये डायलॉग हमें मूवी में आगे भी बहुत बार सुनने को मिलता है। देन सडनली हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क के सड़कों पर कुछ गड़बड़ हो रही होती है, तो स्ट्रेंज अपने ओरिजिनल सॉर्सरर के सूट में चेंज कर लेता है। फिर हम वही ट्रेलर वाला सीन देखते हैं जहां पर गोलायत चैवेज का पीछा कर रहा होता है और फिर गोलायत एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का एक फाइट सीक्वेंस होता है जहां पर स्ट्रेंज ब्रूटली गोलायत के आंख को लाइट पोस्ट से फोड़ देता है एंड उसके आंख को उखाड़ लेता है एंड गोलायत को वहीं पर जान से मार के अमेरिका चैवेज को उसके चंगुल से बचा लेता है। ये मूवी सच में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, मगर ये तो बस शुरुआत ही थी इस मूवी के ब्रूटैलिटी का। हाँ, एक और चीज़ है कि वोंग भी स्ट्रेंज का मदद करने के लिए आते हैं, मगर सबसे चौंक जाने वाली बात तो ये है कि अब वोंग सॉर्सरर सुप्रीम बन चुका है। मतलब मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मगर अच्छा ही लगा ये वाला चीज़। फिर चैवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज की बात होती है जहाँ चैवेज डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि वो इस यूनिवर्स की नहीं है, बल्कि वो किसी एक और यूनिवर्स से आई है अपना पावर का इस्तेमाल करके एंड कोई उसके पीछे पड़ा है उसके पावर्स को हासिल करने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज पहले ही चैवेज का विश्वास नहीं करते हैं और उसके दूसरे यूनिवर्स से आने का कोई प्रूफ मांगते हैं। डिफेंडर स्ट्रेंज का डेड बॉडी देख के हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को चैवेज के बातों के ऊपर विश्वास तो हो गया था, मगर उनको एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी और वो है कि उन्होंने जो नाइटमेयर देखा था वो एग्जैक्टली चैवेज और डिफेंडर स्ट्रेंज के साथ जो हुआ उसके साथ पूरा हूबहू मैच कैसे कर रहा था। तो चैवेज डॉक्टर स्ट्रेंज को एक्सप्लेन करती है कि जो ड्रीम्स हम लोग देखते हैं वो सब हमारे दूसरे वेरिएंट्स या हमारे दूसरे यूनिवर्स के सेल्फ जो एक्सपीरियंस करते हैं, हम उन्हीं को हमारे ड्रीम्स में देख पाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इसके बाद चैवेज को कमरताज ले जाना चाहते हैं। पहले तो चैवेज उनके साथ नहीं जाना चाहती थी पिछले डिफेंडर स्ट्रेंज के साथ हुए घटना के कारण, लेकिन फिर वो मान ही जाती है और वोंग एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ कमरताज चली जाती। फिर हम देखते हैं कि स्ट्रेंज वांडा के पास जाते हैं उनकी मदद मांगने के लिए, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ऑलरेडी वांडा पर शक किए थे कि इन सब के पीछे वांडा का हाथ हो भी सकता है। वांडा को भी इस चीज़ की भनक लग जाती है और वो अपने असली चेहरा दिखा देती। स्ट्रेंज चौंक जाता है वांडा के पास डार्क होल देखकर और वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को थ्रेट भी करती है कि अगर स्ट्रेंज ने अमेरिका चैवेज को उसके हवाले नहीं किया
तो वो कमरताज पर हमला करके शेविस को वहां से ले जाएगी एंड जो कमरताज पर हमला करने आएगी वो वांडा नहीं बल्कि स्कारलेट विच होगी। फिर इसके अगले ही पार्ट में हम देखते हैं कि वॉन्ग कमरताज को रेडी करता है डिफेंड करने के लिए और सारे सैंक्टम्स के सॉर्सरर्स एंड उसके मास्टर्स भी आए हुए होते हैं कमरताज को डिफेंड करने के लिए। थोड़ी ही देर में वांडा भी आ जाती है, ठीक वैसे ही जैसा हम लोगों ने ट्रेलर में देखा था, और कमरताज पर हमला कर देती है। पहले तो वांडा कमरताज के डिफेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वही पुराने एज ऑफ अल्ट्रॉन में माइंड कंट्रोल ट्रिक को वो इस्तेमाल करती है और कुछ सॉर्सरर्स को कंट्रोल करके उनके डिफेंस को ब्रेक कर देती है एंड फिर पूरे कमरताज में हैवक स्टार्ट कर देती है और सारे लोगों को जान से मार भी देती है। कमरताज का कोई भी वांडा को रोक नहीं पा रहा था। फिर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं और वांडा को रोकने की कोशिश करते हैं और वो किसी तरह से थोड़ी देर के लिए वांडा को रोक भी लेती है अपने वही मिरर डायमेंशन का इस्तेमाल करके, मगर ये वाला स्पेल थोड़ा सा पिछले वाले से डेंजरस। पर फिर भी वांडा किसी तरह से अपने विचक्राफ्ट का यूज करके मिरर्स के थ्रू उनका रिफ्लेक्शन यूज करके वहां से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि स्ट्रेंज वांडा को ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं और उसी वक्त स्ट्रेंज समझ जाते हैं कि वांडा रिफ्लेक्शंस का इस्तेमाल करके किसी तरह से वहां से भाग गई है, क्योंकि जो भी पानी के ऊपर खड़े थे उनके रिफ्लेक्शन का यूज करके कोई उन लोगों को पानी के अंदर खींच रहा था और फिर उनको मार दे रहा था। स्ट्रेंज सभी रिफ्लेक्शंस को कवर करने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी वांडा किसी तरह से बाहर आने में कामयाब हो जाती है। यहाँ पर वांडा जैसे रिफ्लेक्शंस के अंदर से बाहर आई, वो एक किसी हॉरर मूवी के सीन की तरह लग रहा था। बाहर आने के बाद वांडा वोंग को मार के बेहोश कर देती है और शेविस को भी पकड़ लेती है, मगर शेविस डर जाने के कारण एक और मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन कर देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज किसी तरह से शेविस को लेकर उसके यूनिवर्स से भाग जाते हैं और मल्टीवर्स में ट्रैवल करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज और शेविस दोनों का मल्टीवर्स के थ्रू ट्रैवल करने वाला पार्ट सच में डॉक्टर स्ट्रेंज 1 की याद दिला देता है। ठीक जहाँ कमरताज पर एंशिएंट वन ने वो ईगो वाले डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को डिफरेंट मल्टीवर्स और डार्क रेम्स दिखाए थे उनके ईगो तोड़ने के लिए, ठीक वैसा ही एक सीक्वेंस हमें इस मूवी में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज डिफरेंट यूनिवर्स में से ट्रैवल करते हैं, जिसमें बहुत ही पुराने, बहुत ही एडवांस्ड, एक डायनासोर प्री हिस्टोरिक जुरासिक एरा, एक कार्टून, एक पूरा पेंट का यूनिवर्स भी देखने को मिलता है और ऐसे ही बहुत सारे यूनिवर्स थे। ये सीक्वेंस जब चल रहा था लिटरली मेरे दोस्त और बाकी के लोग जो हॉल में मौजूद थे उनके माइंड ब्लोन हो गए थे और वो इस ब्यूटीफुल सीक्वेंस को पूरा अंदर ही घुस गए थे, सिर्फ वाओ और एक और स्टेट में चले गए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवीज इन सब में माहिर है और डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के VFX और CGI टीम को ऐसे ही माइंड बेंडिंग सीक्वेंस प्रोवाइड करने के लिए तहे दिल से थैंक यू बोलूँगा। उन्होंने एक जस्ट आउटस्टैंडिंग काम किया है। फिर वो घूमते घूमते एक मेमोरी बैंक शॉप पर पहुंच जाते हैं जहां आप लोग कुछ मेमोरी सेव कर सकते हैं। तो वहां पर जाके हम पहले स्ट्रेंज का एक मेमोरी देखते हैं जहां पर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन कहीं पर एक डिनर करने के लिए गए हैं और क्रिस्टीन स्ट्रेंज को वही घड़ी गिफ्ट करता है। ये वही घड़ी है जो एक्सीडेंट में टूट गया था, मगर फिर भी स्ट्रेंज आज तक उसे पहनकर रखता है। उसके बाद ही हम शेविस का एक मेमोरी देखते हैं जहाँ पर हमें अमेरिका शेविस का पास्ट दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक ऐसे यूनिवर्स में आ चुके हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे यूनिवर्स से मिलती भी है और कुछ नहीं भी मिलती। हम देखते हैं कि शेविस को 2 महिलाओं ने बड़ा किया है जिनको वो मॉम्स कह के भी बुलाती है। इसका मतलब है कि उसका कोई फादर नहीं था। शेविस गार्डन में बैठे एक फूल को देख रही होती है और उसके दोनों मॉम्स उसको देखने के लिए आती है और उसी वक्त एक मधुमक्खी शेविस को काटने जाती है और शेविस उससे डर जाती है और वहीं पर पहली बार वो गलती से मल्टीवर्स का पोर्टल खोल देती है और उसके 2 पेरेंट्स उसी के अंदर चले जाते हैं और आज तक शेविस उनको कभी भी ढूंढ नहीं पाई है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और शेविस उस यूनिवर्स के सैंक्टम सेंटोरम पर पहुंचते हैं जहां पर स्ट्रेंज का एक स्टैचू बना होता है और उस स्टैचू के नीचे लिखा होता है कि थैनोस से लड़ते वक्त
डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हो गई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात को हजम ही कर रहे थे कि तभी सैंक्टोरम का दरवाज़ा खुलता है और इस यूनिवर्स का बैरन मॉर्डो बाहर आता है। स्ट्रेंज मॉर्डो को भरोसा नहीं करते थे, इसीलिए वो सीरियस थे मॉर्डो को देखकर। मगर मॉर्डो आके स्ट्रेंज को गले लगाता है और कहता है कि उसके यूनिवर्स का स्ट्रेंज हमेशा बोलता था कि दूसरे यूनिवर्स से एक स्ट्रेंज आएगा एक दिन, और मॉर्डो उसी का इंतज़ार कर रहा था। तो मॉर्डो शैवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज को अंदर लेके आते हैं और उन्हें चाय पिलाते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मॉर्डो को सब खोलकर बताते हैं कि वांडा कैसे उनका पीछा कर रही थी और उनका सिचुएशन अब कैसा है। और इसके बाद मॉर्डो डार्क होल्ड के पावर्स को एक्सप्लेन करते हैं और बुक ऑफ विशांति के बारे में भी बोलते हैं स्ट्रेंज को। एंड मॉर्डो ये भी बताते हैं कि डार्क होल्ड में एक ऐसा स्पेल है जिससे मल्टीवर्स में डायरेक्टली तो ट्रैवल नहीं किया जा सकता, मगर कोई दूसरे यूनिवर्स के खुद के सेल्फ को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको ड्रीम वॉकिंग भी बोलते हैं। अचानक से स्ट्रेंज को वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगता है और उसी वक्त उसका और शैवेज का दोनों का सर घूमने लगता है एंड वो सब कुछ डिस्टॉर्टेड देखते हैं अपने आंखों से। फिर वो दोनों वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। मॉर्डो ने ही ये सब पहले से ठीक करके रखा था। वांडा डार्क होल्ड का यूज़ करके स्ट्रेंज और शैवेज जिस यूनिवर्स में थे उस यूनिवर्स के वांडा, जो कि अभी भी अपने बच्चों के साथ वेस्ट व्यू में थे, उसको कंट्रोल कर लेती है और उनको ढूंढने निकल पड़ती है। इधर स्ट्रेंज को होश आता है और वो देखता है कि उसके हाथ में किसी तरह का एडवांस्ड हथकड़ी पहना दिया गया है और एक फाइबर के केज में बंद करके रखा गया है। उसके बगल में ही शैवेज को भी वैसे ही रखा गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर उनके सामने मौजूद लोगों को बोलते हैं कि उनको बाहर निकालने के लिए, मगर तभी वहाँ पर उसी यूनिवर्स के क्रिस्टीन पार्मर को डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं, जो कि उनसे कहती है कि उनका चेकअप करने के लिए उनको वहाँ पर रखा गया है, जिससे कि मल्टीवर्स का कोई डिजीज़ या रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग एक्सेट्रा वो कुछ कैरी ना कर रहे हो, जिससे उनके खुद के यूनिवर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए। इसी पार्ट में हमें कमरताज की हालत दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि वांडा ने सब तहस नहस कर दिया है और वोंग को बंदी बना लिया है, जहां पर वांडा डार्क होल्ड के थ्रू ड्रीम वॉकिंग कर रही थी। मगर उसी वक्त एक लेडी आती है जो कमरताज की ही कोई सॉसरर होगी। वो आके वोंग से बात करती है, जहाँ पर वोंग उससे कहता है कि डार्क होल्ड उसे खुद ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, मगर वो औरत वोंग को मना कर देती है और खुद ही चली जाती है एंड हमारे यूनिवर्स के डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस प्रोसेस में वो खुद ही मारी जाती है। लेकिन वांडा तो मारने वाली नहीं थी, इसीलिए उसने बाकी के जो भी बचे हुए आदमी वहाँ पर थे उन सब को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इसके बाद वांडा वोंग को फिर से टॉर्चर करती है और वोंग से डार्क होल्ड के स्पेल्स का ओरिजिन पूछती है, जिसको बोलने के लिए वोंग इनकार कर देता है। वोंग इन सब के बाद मान ही जाता है और वांडा को डार्क होल्ड के ओरिजिन प्लेस पर ले जाता है, जो कि था द माउंट ऑफ वांडागोर। फिर वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ डीमन गार्ड्स आते हैं जो वांडा को देखकर अपना सिर झुका के वांडा का स्वागत करते हैं, या फिर मैं कहूँ स्कारलेट विच का स्वागत करते हैं। उस जगह पर स्कारलेट विच का एक स्टैचू भी था और वांडा उस जगह को कोई टॉम्ब या फिर केव नहीं बल्कि बोलती है कि वो स्कारलेट विच का थ्रोन है। इसके बाद वांडा वहीं पर बैठ के डार्क होल्ड के स्पेल्स जो उन दीवारों पर लिखे हुए थे उन सब को यूज़ करके ड्रीम वॉकिंग स्टार्ट कर देती है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ से बाहर ले आते हैं और कुछ अल्ट्रॉन बॉट्स आके उनको ले जाते हैं इल्यूमिनाटी के पास। और यहाँ हमें फॉर द फर्स्ट टाइम इन MCU इल्यूमिनाटी का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। ये देखने के बाद किसी भी मार्वल कॉमिक बुक फैन का माइंड ब्लोन हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पेगी कार्टर या कैप्टन ब्रिटेन का इंट्रोडक्शन किया। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम इन MCU इन ह्यूमंस के ब्लैक बोल्ट का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमें कैप्टन मार्वल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि इस यूनिवर्स में मोनिका रैम्ब्यू होती है। और इसके बाद हमें द फ्रीकिंग फैंटास्टिक फोर का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है रीड रिचर्ड्स के थ्रू, जिसका रोल यहाँ पर जॉन कर्सिंस्की प्ले कर रहे थे।
एंड लास्ट में आते हैं द ग्रेट प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर। ये सीन देखकर सच में नॉस्टैल्जिया से दिल भर आता है और फ्यूचर के लिए फैंटास्टिक फोर से रीड रिचर्ड्स एंड इनह्यूमन से ब्लैक बोल्ट को देखकर बस मज़ा ही आ जाता है। मगर कौन जानता था कि मेरे ये खुशी के आंसू दुख के आंसू में बदलने वाले थे। और दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि वांडा ऑलरेडी घुस चुकी है इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स में। वांडा सारे अल्ट्रॉन बॉट्स को बहुत ही इजीली मार देती है जैसे कि वो कोई पुतले हो, और वो फिर शेविस की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर एक वोट करने वाले थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज को जान से मार देना है या फिर उसको छोड़ देना है, क्योंकि इल्यूमिनाटी के मुताबिक हर डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट बहुत ही डेंजरस है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही उनके यूनिवर्स में इनकर्शंस के इवेंट को ट्रिगर किया था। अब मैं ये इनकर्शंस वर्ड सुनकर पूरा पागल हो गया था हॉल में, क्योंकि इनकर्शंस कितना बड़ा इवेंट है मार्वल कॉमिक्स में वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। मगर उसी वक्त इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स में सभी जगह पर अलार्म बज उठते हैं, जहां पर वो सब देखते हैं कि वांडा को रोक पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। इसीलिए वो लोग खुद ही चले जाते हैं वांडा को रोकने के लिए। प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर जाने से पहले अपने माइंड के पावर का यूज़ करके बोलते हैं कि इस डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर उनका पूरा भरोसा है और वो इस डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने के लिए वोट नहीं करेंगे, और वो बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर मॉर्डो कहता है कि वो जेवियर के बात को नहीं मानेगा और खुद ही सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स की तरफ से स्ट्रेंज को मारने की वोट कास्ट करेगा उनके गैर मौजूदगी या एब्सेंस में। तो स्ट्रेंज और मॉर्डो एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में चले जाते हैं एक दूसरे के साथ। और दूसरी ही तरफ हम पहली बार इल्यूमिनाटी को असेंबल होते हुए देखते हैं। ये देख के मज़ा तो बहुत ही आया, मगर अब क्या ही कहूँ। इसके बाद वाला सीक्वेंस हम फैंस के लिए किसी नाइटमेयर से कम तो नहीं था। देन प्रोफेसर एक्स वांडा के माइंड में घुस के उसे हराने की कोशिश करते हैं और ऑलमोस्ट इस यूनिवर्स के वांडा को बचा भी लेते हैं जो कि फंसी हुई थी। मगर 616 का वांडा यानी हमारे MCU का वांडा वहाँ पर आ जाती है और प्रोफेसर एक्स का सर पकड़कर गला तोड़ देती है और उन्हें जान से मार देती है। तो इसके बाद रीड रिचर्ड्स वांडा को शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मेरे भी बच्चे हैं तो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। और वांडा बोलती है कि क्या उनका माँ अभी भी है? तो रीड जवाब देता है कि हाँ। तो वांडा कहती है एटलीस्ट उस बच्चे को बड़ा करने के लिए कोई और तो बचा रहेगा। ये सुनकर मुझे लिटरली गूज बम्स आ गए। इसके बाद ब्लैक बोल्ट अपना पावर यूज़ करने जाता है, मगर वांडा वहीं पर ही उसका मुंह सील कर देता है जैसे कि वहाँ पर कभी कोई मुंह था ही नहीं। और डर जाने के कारण ब्लैक बोल्ट मुंह से आवाज़ निकलता है, मगर वो बैकफायर कर जाता है और ब्लैक बोल्ट का ब्रेन अंदर से वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। फिर रीड वांडा को रोकने जाता है, मगर वांडा लिटरली रीड को किसी स्पगेटी की तरह चीर देता है और उसका भी सर फोड़ देता है। इन सब के बाद ही कैप्टन कार्टर और कैप्टन मार्वल एक साथ वांडा को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वांडा कार्टर के शील्ड को इतनी जोर से कार्टर की तरफ फेंकती है कि कार्टर कुछ करने से पहले ही वो शील्ड उसे लिटरली काट देती है 2 टुकड़ों में। और उस तरफ कैप्टन मार्वल ने कुछ फाइट तो दिया था वांडा को, बस कुछ फाइट ही दिया, ज़्यादा कुछ नहीं दिया। पर जल्दी ही वांडा ने भी उसे घायल कर दिया और इसके बाद एक स्टैचू से उसे कुचल दिया। ये वाला सीन भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, इससे बेटर तो ब्री लार्सन ही कर देती। मैं हॉल में बैठे बैठे बोल रहा था कि प्लीज़ इसे मत मारो, प्लीज़ उसे मत मारो। मैं शॉक में चला गया था। मगर कुछ देर बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ और वो था कि मार्वल ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है एंड MCU के लिए भी और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ ओपन कर दिया है,
इनको लेकर मैं एक और वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ऐसे ही इल्यूमिनाटी को वांडा ने बस 5 मिनट में ख़त्म कर दिया। ये सीक्वेंस ये भी दिखाती है कि स्कारलेट विच असल में कितनी पावरफुल है कि बस चुटकियों में मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टीम को हरा दिया और मार भी दिया। फिर इसके बाद वांडा शेविस को लेने आती है और ऑलमोस्ट पकड़ ही लेती है, मगर स्ट्रेंज किसी तरह से मॉर्डो को हरा के शेविस और क्रिस्टीन को बचा लेती है और वो एक साथ भागने लगते हैं बुक ऑफ विशांति को ढूंढने के लिए, क्योंकि क्रिस्टीन कहती है इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने बुक ऑफ विशांति के पास जाने का एक डायरेक्ट पाथवे बना लिया था और वो इल्यूमिनाटी के इसी हेडक्वार्टर्स के अंदर है। वो तीनों भागते हैं, मगर वांडा के पैर पर चोट होने के बावजूद भी वो लंगड़ाते लंगड़ाते उनका पीछा करती ही रहती है और अपने चेहरे पर और शरीर पर खून लिए। ये सीन भी किस एंगल से PG-13 रेटेड है वो केविन फाइगी बाबा जी ही जाने, क्योंकि भाई ये सीन तो किसी भी एंगल से PG-13 मुझे तो नहीं लग रहा है और होना भी नहीं चाहिए। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज किसी तरह से वांडा को कुछ देर के लिए रोकने में कामयाब होते हैं और बुक ऑफ विशांति के डोरवे पर पहुंच जाते हैं। देन उस डोर को अनलॉक करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी घड़ी फिट करनी पड़ती है उस लॉक पर उसे खोलने के लिए। ये पर्टिकुलर सीन हमें दिखाती है कि किसी भी यूनिवर्स का स्ट्रेंज क्रिस्टीन से कितना प्यार करते हैं। देन वो बुक ऑफ विशांति के पास आखिर में पहुंच ही जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे यूज ही करने वाले होते हैं कि तभी वांडा वहाँ पर आके बुक को जला देती है। वैसे पूरा बुक जला तो नहीं था, बस थोड़ा सा ही जला था और शायद उसका 1 या 2 पेज जला था बस। मुझे तो देखकर यही लगा, बाकी का पता नहीं क्योंकि मार्वल ने वो कंफर्म नहीं बताया है इस मूवी में। इसके बाद वांडा शेविस को पकड़ लेती है, मगर शेविस किसी तरह से अपने पावर का इस्तेमाल करके क्रिस्टीन और स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के पोर्टल के थ्रू एक और यूनिवर्स में भेज देती है। वांडा फिर शेविस को पकड़कर MCU के 616 यूनिवर्स में ले आती है और माउंट ऑफ वांडागोर पर ले जाती है एंड अपना डार्क होल्ड का जादू टोना मतलब किसी तरह का रिचुअल करना शुरू कर देती है शेविस के पावर को उससे छीनने के लिए। दूसरी तरफ स्ट्रेंज और क्रिस्टीन एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच गए थे जो यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहा था, ठीक जैसे हम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज के व्हाट इफ एपिसोड 4 में देखा था, ठीक वैसे ही। इसके बाद स्ट्रेंज और क्रिस्टीन दोनों उस यूनिवर्स के सैंक्टम में जाते हैं, जहाँ पर स्ट्रेंज का मुलाकात सिनिस्टर स्ट्रेंज से होता है जो कि उस यूनिवर्स में डार्क होल्ड का गार्डियन है। हम सबको स्ट्रेंज और सिनिस्टर स्ट्रेंज के बातों से समझ आता है कि सिनिस्टर स्ट्रेंज वाला यूनिवर्स ने यूनिकर्शंस इवेंट को फेस किया है और ये यूनिवर्स हार गया था, इसीलिए ये यूनिवर्स खत्म हो रहा है धीरे धीरे। फिर हमारे स्ट्रेंज को आइडिया आता है और वो है कि अगर वो डार्क होल्ड को यूज कर सके फिर वो शेविस को ड्रीम वॉकिंग के थ्रू या जरिए बचाने की कोशिश कर सकता है। तो इसीलिए वो सिनिस्टर स्ट्रेंज के साथ एक लड़ाई में घुस जाता है, क्योंकि सिनिस्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स में डार्क होल्ड का गार्डियन है, तो वो स्ट्रेंज को डार्क होल्ड यूज करने नहीं दे सकता। यहाँ पर हमें एक माइंड ब्लोइंग फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक था और एक बहुत ही एपिक बैकग्राउंड स्कोर के साथ। मेरे पास शब्द नहीं है इस सीक्वेंस को बयां करने के लिए। और इस सीन में जैसे दोनों म्यूजिकल रिदम्स को लेकर फाइट कर रहे थे, उफ, वो देखकर तो मेरा दिमाग पूरा बूम हो गया था हॉल में। हाँ, और एक चीज़, अगर आप सोच रहे हो कि सिनिस्टर स्ट्रेंज का मैजिक का कलर पर्पल क्यों था, तो डार्क होल्ड के मैजिक का कलर पर्पल ही होता है, जिसका एग्जाम्पल हमने वांडा विजन में भी देखा था अगाथा हार्कनेस के साथ। स्ट्रेंज फिर अपना दिमाग का यूज करके बस कुछ ही इंच से सिनिस्टर स्ट्रेंज को हराने में कामयाब हो जाते हैं और सिनिस्टर स्ट्रेंज सैंक्टम के रेलिंग पर गिर कर मर जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ड्रीम वॉकिंग स्टार्ट करते हैं और तभी क्रिस्टीन कहती है कि तुम ड्रीम वॉकिंग कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे यूनिवर्स में तो कोई जीवित डॉक्टर स्ट्रेंज ही नहीं है, क्योंकि तुम तो यहाँ इस यूनिवर्स में हो। तब डॉक्टर स्ट्रेंज जवाब देते हैं, किसने कहा कि ड्रीम वॉकिंग के लिए खुद का जीवित सेल्फ होना ज़रूरी है। इस डायलॉग पर पूरा हॉल चीख उठा और मुझे तो गूज़बम्स आ गए, क्योंकि हम जानते ही थे कि क्या होने वाला था और वो ट्रेलर का एपिक सीन आने वाला था। और फिर हम देखते हैं
कि डिफेंडर स्ट्रेंज का डेड बॉडी अपने कबर से जाग उठता है। मगर एक प्रॉब्लम होता है, वो है कि ड्रीम वॉकिंग करने में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्ट्रेंज जो कर रहे थे वो ड्रीम वॉकिंग का एक्सट्रीम फॉर्म था और उसे टाबू माना जाता है। मतलब सीधे भाषा में बोलूँ तो वो करना डार्क होल्ड के लॉस को ब्रेक करता है और बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो इसीलिए जो प्रॉब्लम फेस करना होता है वो है कि सोल्स ऑफ द डेड आके जो इस टाबू को परफॉर्म कर रहे हैं उसके सोल को अंडरवर्ल्ड या हेल में खींच के ले जाएंगे। हम उसके अगले ही सीन में देखते हैं कि वो सोल्स आके डिफेंडर स्ट्रेंज के बॉडी को पकड़ लेते हैं और इस तरफ स्ट्रेंज के अंदर से निकलकर वो उसे भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। मगर क्रिस्टीन किसी तरह से स्ट्रेंज को प्रोटेक्ट करती है, मगर अल्टीमेटली कुछ फायदा नहीं हो रहा था। क्रिस्टीन फिर स्ट्रेंज से कहती है कि तुम उनके साथ फाइट कर सकते हो क्योंकि तुम द मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स हो, तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो और चाहो तो तुम उन्हें गुलाम भी बना सकते हो। और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उनको अपने कंट्रोल में ले आते हैं और वांडा की तरफ उड़ के जाने लगते हैं और हमें वो ट्रेलर का 10 हाथ वाला डॉक्टर स्ट्रेंज का शॉट भी देखने को मिलता है। इस सीन पर पूरा हॉल मानो जैसे स्टेडियम बन गया था सब लोगों के चीखने के कारण। इसके बाद वो वांडागोर के गार्ड डीमंस स्ट्रेंज को अटैक करने ही वाले होते हैं कि हम देखते हैं वॉन्ग नीचे से अपने वेपन का यूज करके उनमें से एक को मार देता है और स्ट्रेंज भी आके वॉन्ग के साथ मिलके उनको हरा देता है। फिर उनका डायरेक्ट वांडा के साथ फाइट होता है और स्ट्रेंज उन डिमंस या सोल्स का यूज करके ऑलमोस्ट वांडा को कैद कर लेता है। मगर वांडा उन सोल्स को मार के स्ट्रेंज के कैद को तोड़ रही थी, तो इसीलिए उनको और भी पावर की ज़रूरत होती है एंड उसके लिए उनको शेविस से पावर लेना होता, जो अल्टीमेटली शेविस को जान से मार देता। ये वाला सिचुएशन फिल्म के स्टार्टिंग में डिफेंडर स्ट्रेंज और शेविस वाले सिचुएशन से बिल्कुल सिमिलर था और वैसे ही प्ले आउट भी कर रहा था। मगर इस बार शेविस खुद को कुर्बान करने के लिए राजी हो जाती है, मगर डॉक्टर स्ट्रेंज उसका पावर लेने के लिए इनकार कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम खुद के ऊपर विश्वास रखो और अपने पावर के ऊपर भी। और हम देखते हैं कि पहली बार अमेरिका शेविस अपने पावर को कंट्रोल करके एक पंच मारती है जो वांडा को भी हिला देती है। मगर स्कारलेट विच को हराना इतना आसान होगा ये सोचना भी गलत है, क्योंकि वांडा फिर से खुद को संभाल लेती है और शेविस को पकड़ के उसके पावर को उससे खींचना स्टार्ट कर देती है। तभी शेविस फिर से पंच मार के एक पोर्टल खोलती है इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में, जो डायरेक्टली वेस्ट व्यू में वांडा के घर पर खुलती है। वांडा फिर से अपने बच्चों को देखकर उनके पास जाती है, मगर वो बच्चे वांडा को विच बोलती है और उससे दूर भाग के सीढ़ियों के पीछे छुप जाते हैं। इसके बाद जब वो बच्चे कहते हैं कि वो अपने माँ मतलब उनके यूनिवर्स के वांडा से प्यार करती है, तब हमारे 616 की वांडा पूरी अंदर से टूट जाती है। तो उस यूनिवर्स की वांडा आके बस एक ही चीज़ बोलती है कि बस इतना जान लो, तुम्हारे बच्चों को जो प्यार तुम देना चाहती हो वो उनको ज़रूर मिलेगा। ये सुनकर वांडा को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो फिर वांडागोर पर आके स्ट्रेंज से कहती है कि इन सब का शुरुआत उसने खुद ही किया था, तो ख़त्म भी वो ही करेगी। और फिर हम देखते हैं कि वांडा पूरे थ्रोन और केव को वहीं पर ही तोड़ देती है और पूरे केव को अपने ही ऊपर गिरा देती है अलॉन्ग विथ डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी को। मगर हमें एक लाल लाइट देखने को मिलता है जब वो सब टेम्पल वांडा के ऊपर गिर रहा था। ये सीन बिल्कुल रैग्नारॉक में हेला की सीन की तरह हुआ, जहाँ पर सर्टर जब अपने शॉट से हेला को मारने जाता है तब कुछ क्लियरली तो नहीं दिखता, मगर एक ग्रीन लाइट दिखता है और हेला का डेड बॉडी भी नहीं दिखाया था। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हमें वांडा का डेड बॉडी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि वांडा अभी भी जिंदा हो सकती है। इन सब के बाद ही हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अमेरिका शेविस कमरताज पर एज ए स्टूडेंट ऑफ मिस्टिक आर्ट्स ट्रेनिंग कर रही है एंड मुझे लगता है कि शेविस को हमारे डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज ही मेंटोर करेंगे, ठीक जैसे RDJ यानी आयरन मैन ने टॉम हॉलैंड यानी स्पाइडरमैन को किया है। तो ये देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इसी के साथ हम हमारी वीडियो यहीं पर ही एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। सो स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड स्टे नर्डी।
हम आप लोगों से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।